हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू किया था और हमने पिछली क्लास में अपना जलवायु का चैप्टर ख़त्म किया था। इसके पहले हमने 9th क्लास के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर को भी ख़त्म कर दिया था। आज हम इस क्लास में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी पढ़ेंगे, जो कि हमारा 5th चैप्टर है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या जानें कि भारत में कहाँ कहाँ किस किस जगह पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और उधर पे उस तरह की वनस्पति पाए जाने के कारण कौन कौन से हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखो, सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि आपने अपने घर के आसपास क्या वृक्ष, झाड़ियाँ और घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग हैं? तो ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे। हमारा देश भारत विश्व के 12, ठीक है, 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। ठीक है। जो हमारा भारत है वो 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। ठीक है। 47,000 विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधे हमारे भारत में पाए जाते हैं, जिस कारण ये विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर है। ठीक है। लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का कितना है? 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे भी हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, कवक। शैवाल को ही एलगी बोलते हैं, कवक वो फंजाई भी बोलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर भी पाए जाते हैं। उनकी विभिन्न विभिन्न प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है। देखो क्या है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है? वह वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। ठीक है। उसे बोलते हैं जिसमें मनुष्य का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, जो अपने आप ही पैदा होता है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। इसे अच्छत वनस्पति भी कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक है। जैसे कि हम कोई फसल उगा रहे हैं या उस पर कृषि कर रहे हैं, फल हैं, जो बागान हो गए बड़े बड़े, तो क्योंकि उनमें मानवीय हस्तक्षेप रहता है, इसलिए वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक है। तो जो वनस्पति भारत में मूल रूप से पाई जाती है मूल रूप से पाई जाती है, उसे हम कह देते हैं देशज वनस्पति। और जो बाहर विदेशों से आई है विदेशों से आई है उसे हम क्या बोल देते हैं? विदेशज। ठीक है। देशज और विदेशज। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। ठीक है। इस तरह प्राणी जगत क्या है? जानवरों के विषय में बताता है। क्या कह रहा है? जो वनस्पति शब्द है वो मतलब कि पौधों के विषय में बता रहा है, और प्राणी जगत जो है वो जानवरों या प्राणियों के बारे में बता रहा है। ठीक है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी किन कारणों से है? ठीक है। जो वनस्पति और प्राणी हैं उनके में जो विविधता है, इतनी अलग अलग देखने मिलती है हमें, वो किन कारणों से? तो सबसे पहला कारण तो है भूभाग। उसके बाद दूसरे अगर अन्य कारणों की बात करेंगे तो तापमान भी तो एक कारण है, उसके अलावा वर्षा भी एक कारण है। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कैसे? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ मतलब ऊबड़ खाबड़ जो जमीन होती है, असमतल जो भूभाग होता है, उस पर जंगल तथा घास के मैदान है, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। ठीक है। तो समझ में आया क्या कह रहा है? जैसे कि जो उपजाऊ भूमि होती है, भूभाग के विषय में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो उपजाऊ भूमि होगी उस पर हम कृषि करेंगे। बाकी ऊबड़ खाबड़ असमतल भूमि जो होती है वो उसमें जंगल होते हैं, घास के मैदान होते हैं,
और प्राणियों के लिए रहने के लिए योग्य होता है वो, है ना। फिर मृदा भी किस तरह से विविधताओं का कारण है। देखो विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अलग अलग मृदा पाई जाती है, जो जिसमें हम अलग अलग वनस्पति उगाते हैं, ये तो पता है ना आपको। मरुस्थल की जो बलुई मृदा है वो कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है वहां पे कैसे वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब तापमान, तापमान कैसे प्रभावित करता है। देखो वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है, ठीक है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई के ऊपर तापमान में, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊपर, तो तापमान हमारा क्या होने लगता है, गिरने लगता है, ठीक है, ठंड पड़ने लगती है। आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है पिछली क्लास में जलवायु के चैप्टर में, कि ऊंचाई के साथ जैसे हम ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान गिरने लगता है, तापमान क्या होता है, गिरने लगता है, ठीक है। जैसे हम ऊपरी अक्षांशों में जाते हैं, ऊपरी अक्षांशों में जाते हैं तो तापमान गिरने लगता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, तो ये जो ऊंचाई के ऊपर तापमान में गिरावट है ये वनस्पति के पनपने और बढ़ने को कैसा प्रभावित करती है, और उसे उष्ण कटिबंधी से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन, ये उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, अल्पाइन, ये सब हम आगे अभी पढ़ेंगे, अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। सूर्य का प्रकाश भी वनस्पतियों की विविधताओं के लिए एक बड़ा कारण है। जैसे किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। ये तो आपको पता है ना, सूर्य की किरणें जो हमारी हैं, मैंने बताया था आपको, वो कैसा, यहाँ पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी पड़ती है ना, बाकी ये तिरछी पड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध तक और दक्षिणी गोलार्ध तक ये तिरछी तिरछी पड़ना शुरू हो जाती है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। अब वर्षण, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। मैंने आपको बताया था जो भारत में दक्षिणी पूर्वी मानसून जो अपना प्रवेश करता है, अधिकतर वर्षा तो उसी से हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो लौटता हुआ मानसून है उससे भी हमारे कुछ क्षेत्रों में, जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र है, उधर पर वर्षा होती है, ठीक है। इसके आगे आप इसमें देखो, इसमें बांट के दिखाया गया है कि कहाँ से कहाँ तक किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। जो उष्ण है, उपोष्ण, शीतोष्ण और वाइन, 24 डिग्री से सेल्सियस से अधिक के तापमान में कैसी उष्ण होगी, 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, ये सेल्सियस है, ठीक है, तापमान के बीच में। उपोष्ण और शीतोष्ण कैसे में, 60 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक शीतोष्ण और अल्पाइन 60 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है। यहाँ पे बर्फ पड़ने लगती है। उष्ण में क्या होता है, उष्ण में कोई पाला नहीं पड़ता, उपोष्ण कटिबंध में पाला कभी कभी पड़ता है, और शीतोष्ण में कभी कभी बर्फ भी पड़ती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अम, क्या लिखा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। वन जो होते हैं ये नदियों की धारा, मृदा अपरदन और स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं। जैसे मैंग्रोव वन आपने सुना होगा, ठीक है। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका भी प्रदान करते हैं। मनोरम और प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों का आकर्षण बने रहते हैं। ये पवन तथा तापमान को भी नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी वन सहायक होते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। देखिए भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है वनस्पतियाँ, इधर पे बात करूं तो हमारे भारत में सबसे पहले तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय
किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। उसके अलावा उष्णकटिबंधीय इस एनसीईआरटी में 5 प्रकार की वनस्पतियां बताई गई हैं। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। इसके अलावा मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन। और कौन कौन से? पर्वतीय वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है। पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी, देखो, जो पादपों का वितरण, पादपों और जीवों का वितरण जो होगा वो कौन निर्धारित करेगा? वो जलवायु के आधार पर ही तो निर्धारित होगा ना। गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, कहाँ वर्षा अधिक होती है, कहाँ वर्षा कम होती है, ये सब कारण है पादपों के, कहाँ किस प्रकार के पादप और कहाँ किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी शारीरिक संरचना उसी तरह का तरीके से ढलती है। तो ये सब कारण जिम्मेदार है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदलती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं। प्राणी तथा पादप जो होते हैं एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं और यही क्या करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभों के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है, जैसे कि वो वन काटता है, जानवरों को मारता है। इससे क्या होता है? परिस्थिति तंत्र असंतुलित होता है। ठीक है, और इसी कारण कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा भी बना रहता है। ठीक है, अब ये लिखा है कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल परिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं, यानी कि जीवोम कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर बोल रहा है मिजोरम और नागालैंड, अंडमान निकोबार, इसमें किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल क्या है? सबसे अधिक है। यहाँ पे अंडमान निकोबार में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक, सबसे जैव विविधता भी यहाँ कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, आगे देखेंगे हम। वनस्पति के प्रकार मैंने आपको अभी बताए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं तथा झाड़ियां, इन्हीं को मरुस्थलीय वन भी कह देते हैं, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। देखो अगर मैं बात करूँ ना, इनके नाम से ही, इनके नाम से ही पता चल जाएगा यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नाम से ही देख रहे हो। देखो सदाबहार वन में क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार में आपको ये तो पता है कि हमारे भारत में अच्छी खासी वर्षा होती है। तो सदाबहार वन में क्या होगा? जिन स्थानों पर साल भर, वर्ष भर, साल भर वर्षा होती रहती है, वहां पर किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? उधर पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। जहां पर कहीं शुष्क जलवायु होती है वहां पे कैसे वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये याद रखना, सबसे ज्यादा परसेंटेज किनका है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं, झाड़ियां पाई जाती हैं, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, देखो कैसे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। देखो अगर इस मैप को देखो आप, मैंने बताया आपको, मैप को देख के आपको काफी कुछ समझ में आएगा। देखो मैंने कहा कि जहाँ पे साल भर वर्षा रहती है, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ से अपना दक्षिण पूर्वी मानसून प्रवेश करता है और यहाँ पे पश्चिमी घाट होने के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो जाती है? यहाँ हो जाती है। उसके अलावा जब ये मानसून यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यहाँ पर भी
अधिकतम वर्षा होती है और यहाँ पे साल भर वर्षा होती रहती है। ठीक है, वर्षा का परसेंटेज यहाँ पे सबसे अधिक है। ठीक है, जून से सितंबर के बीच में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जून से सितंबर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस प्रकार की वनस्पति हो गई? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, सदाबहार वन। देखो जो ग्रीन पार्ट है आपका, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है। उसके अलावा ये जो सबसे बड़ा भाग है, ये देख रहे हो आप, ये सबसे बड़ा भाग है जो, ये है अपना, ये है अपना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा शुष्क जलवायु रहेगी। ठीक है, पर्वतीय वन कौन से हो गए? यहाँ पे पर्वतीय वन पाए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? बहुत कम छोटे छोटे एरिया में, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कुछ मैंग्रोव वन इधर भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ये उष्ण कटिबंधी कटीले वन, मैंने बताया था ना, मरुस्थल के क्षेत्र में ये कटीले वन पाए जाते हैं आपके। सबसे पहले हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को, क्या कह रहा है इसमें? इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट सीमित है। ठीक है, अब यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क जलवायु भी पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर से भी अधिक हो जाते हैं। वृक्षों की लंबाई कितनी होती है? 60 मीटर से भी अधिक। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, किस कौन कौन से वृक्षों के प्रकार हैं ये रट लेना आप, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि हो गए आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, ये कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? हाथी, बंदर, लेमूर, और कौन सा जानवर है? हिरण। ठीक है, एक सींग वाले गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? असम में काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य में, आपने पता होगा। एक सींग वाले गैंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पक्षी, चमगादड़, पक्षियों में कौन कौन से? चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कहाँ से 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय भाग में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 70 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। पतझड़ आपने सुना होगा ना, पतझड़ आ जाता है जब ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं। देखो ये पेड़ ने अपनी पत्तियां गिरा दी, तो यही क्या हो जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लगभग हमारे भारत में यही इसी प्रकार के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन। कैसे? आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर कितनी वर्षा होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और यहाँ पे 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। शुष्क में कैसी? 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर। अतः ऐसे वन देश में पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। सागौन इस वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। कौन सी? सागौन। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब देखो शुष्क पर्णपाती वन कहाँ कौन से होते हैं? जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। यह वन प्रायद्वीप पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। और देखो इन क्षेत्रों का बहुत बड़ा भाग कृषि में प्रयोग होता है,
बहुत बड़ा भाग कृषि कार्य में प्रयोग होता है, इसलिए ये मैदान साफ भी किए गए हैं। कुछ भागों में क्या होता है, पशुचारण भी होता है। ठीक है। इनमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि सिंह हो गया, शेर, सुअर, हिरण आदि। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कटीले वन तथा झाड़ियाँ। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, कैसी, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पे होगी वहां पे किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाएंगी। वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये कहाँ पे, उत्तरी पश्चिमी भागों में देखने मिलते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। कौन कौन सी वनस्पतियां यहाँ देखने मिलती हैं, नागफनी का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये यहाँ की मुख्य प्रजातियां हैं। ठीक है। अकासिया, खजूर भी आपने सुना होगा, यूफोरबिया। ठीक है। और मतलब कि इन वनों के जो वृक्ष होते हैं ना, वो बिखरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं, बिखरे हुए। जड़ें लंबी होती हैं, जड़ें लंबी क्यों हो जाती है, ये पानी की तलाश में लंबी होती रहती हैं। जहाँ इनको पानी समझ में आता है ना, उधर तक ये लंबी बढ़ती रहती हैं। तो पानी की तलाश में क्या होती है, ये चारों तरफ फैल जाती हैं, यहाँ की जड़ें जो होती हैं। ठीक है। पत्तियां क्या होती हैं, छोटी होती हैं, जिनसे क्या हो सके, वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं, कांटेदार। इन जंगलों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधे, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। ठीक है। अब पर्वतीय वन कैसे होते हैं, पर्वतीय वनों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने भी मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, ये याद रखना, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक कैसी, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई में कैसे वन पाए जाएंगे, शंकुधारी वृक्ष पाए जाएंगे, जैसे कि कौन से, चीड़, देवदार। ये सब आप गूगल कर करके देखोगे कि ओक कैसा दिखता है, चेस्टनट कैसा दिखता है, याद हो जाएगा इससे। चीड़ कैसा दिखता है, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि। ये वन प्रायः कैसे, हिमालय की दक्षिणी ढलानों इस प्रकार के देखो शंकुधारी वृक्ष दिखते हैं। जैसे इनमें वृक्ष बर्फ गिरती है ना, तो ये बर्फ ऐसे यहाँ पे पेड़ में जमा नहीं होती, खिसक जाती है, यहाँ से गिर जाती है। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पतियां ले लेती हैं, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है। सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार क्या होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। ठीक है। इनका प्रयोग गुज्जर तथा बक्करवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। ठीक है। मांस, लिचन घास, टुंड्रा वनस्पति इनके भाग हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, ये सब आप गूगल करके देखोगे ना, तो इनकी इनकी जब फोटो आपको दिखेगी, तो आपको वो दिमाग में बैठ भी जाएगा कि कश्मीरी महामृग कौन सा होता है, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा भी देखने मिलते हैं। ठीक है। बकरियां, भेड़। अब मैंग्रोव वन देखो क्या होते हैं, ये इनकी जड़ें बहुत लंबी लंबी सी होती है मैंग्रोव वनों की। ये सुनामी से बहुत वनों की रक्षा करते हैं, सुनामी आने से मृदा अपरदन रोकते हैं। ठीक है। तो तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उड़ीसा के तटों के समीप, ये गुजरात के तटों के समीप मैंग्रोव वन देखने मिलते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वनस्पतियों में से एक पाई जाती है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें वनों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ये देखो जड़ें पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है ना आपको।
गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में भी ये वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा एवं एंगोर के वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर जो कि एक प्रसिद्ध जानवर है वो इसी क्षेत्र का है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमने कौन कौन सी वनस्पति देखी? हमने देखी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ पे होती है 75 से 200 से के बीच में। इनको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आर्द्र और शुष्क, जिसमें से 100 से 200 सेंटीमीटर में आर्द्र और 75 से 100 सेंटीमीटर में शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ पढ़ी जहाँ पे 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर पर्वतीय और मैंग्रोव वन हमने देख लिए। ठीक है। अब हमें आगे देखना है वन्य प्राणी। क्या देखना है हमें? वन्य प्राणी। देखो, वनस्पति की तरह ही प्राणी भी संपत्ति में धनी है। हमारे भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणी जानवर यहाँ देखने मिलते हैं। 89,000 प्रजातियां यहाँ जानवरों की मिलती हैं। 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। ये विश्व का कितना प्रतिशत है? 13% है। ठीक है। मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 2500 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो लगभग 12% है विश्व का। विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी भारत में पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो भारत में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ? असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में हमें देखने मिलता है। एक सींग वाले गैंडे के बारे में मैंने बताया जो असम में मिलता है। और कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में भी जंगली गधे और ऊंट देखने मिलते हैं। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंदा, ये चैप्टर ना आपके पढ़ने पढ़ने का और याद करने का चैप्टर है। इसमें समझाने जैसा जो कुछ भी था वो मैंने समझा दिया। बाकी इसमें छोटा मृग, विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि भी जानवर पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। देखो, भारत जो है विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां पर शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। कौन? शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये विश्व का अकेला देश है जहां पर ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं। एक साथ नहीं, मतलब पाए जाते हैं दोनों ही भारत में। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, आपने सुना होगा इसका नाम। तो वहां पे शेर अधिक, मतलब कि उनका प्राकृतिक निवास है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में भी पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में भी ये देखने मिलते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। ये शिकारी जानवर में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी रह रह सकते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, बारहसिंगा तो आपने देखा होगा। नीली भेड़ और जंगली भेड़ तथा कियांग अभी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी मिलता है। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति है। मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल देखा होगा आपने, नहीं देखा तो गूगल में सर्च करके देखना इसे। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। ठीक है। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के निचय से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों से चुने गए हैं। ठीक है। हम्म, यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी जानवरों में हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के जो जानवर हैं वो हमें
कृषि में भी मदद करते हैं, यातायात में भी मदद करते हैं, मछली से पौष्टिक आहार मिलता है, बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों, वृक्षों के परागण में मदद करते हैं, और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। कौन? कीड़े मकोड़े हो गए। अ, प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक अलग योगदान है, अतः उनका संरक्षण बहुत अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों जीवों के अत्यधिक उपयोग करने से पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाता है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं, 20 प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, काफी वन्य जीव संकट में हैं। अम, जो लालची व्यापारी होते हैं ना, वो अत्यधिक शिकार करते हैं इन जानवरों का, और रासायनिक, औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमावों के कारण प्रदूषण और प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। ठीक है। अब देखिए, सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। देश में 14 जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 कौन से हैं? सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसके अलावा नंदा देवी उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, नीलगिरी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की में है। इसमें आगे क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है कि सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजनाएं बनाई गई हैं। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 89 नेशनल पार्क जो कि अब बढ़ गए हैं, और ये पिछला डेटा लिखा हुआ है। कई चिड़ियाघर भी राष्ट्र ने बनाए हैं, भारत ने बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें तो हैं, देखो देख ली हमने। प्रवासी पक्षी भी क्या है? प्रवासी पक्षी हैं जो भारत के कुछ दलदली भाग में रहते हैं। शीत ऋतु में क्या होता है, साइबेरियन सारस का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत संख्या में भारत में प्रवेश करते हैं। इनका मनपसंद स्थान कौन सा है? कच्छ का रण। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से जाके मिलती है, वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने वनस्पति पढ़ा, और उसके बाद वन्य जीव, हमने वनस्पतियां पढ़ी और वन्य प्राणी पढ़े कि किस भारत में किस स्थान पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और क्यों पाई जाती है। उस प्रकार की वनस्पति उस क्षेत्र में पाए जाने के क्या कारण है, किस जलवायु के कारण वो प्रभावित होते हैं, जैसे कि तापमान, वर्षा और इत्यादि के कारण ये प्रभावित होते हैं। उसके अलावा वन्य प्राणी हमने पढ़े कि कहाँ कौन से प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं और उनके पाए जाने का वहाँ क्या कारण है, ये भी देख लिया हमने। तो देखिए, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पे इस चैप्टर में आगे ख़त्म हो गई। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है, संसाधन है शायद, वो पढ़ेंगे हम। तो ये क्लास अभी यहाँ तक ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।